एल्विश यादव के दम पर लवकेश कटारिया आया है। आपने मेरी वीडियो तभी बहुत वायरल हुई थी वो, कि कटारिया एल्विश के दम पे उड़ता है, वरना कटारिया खुद कुछ नहीं है। कौन जानता था लवकेश कटारिया को? तो उसका मैनेजर था, उसके पीछे पीछे दुम बन के घूमता था। एंड लवकेश का बिहेवियर सही नहीं है बस, एंड मुझे लगता है कि ये इस हफ्ते आउट होगा। बस मैंने हर कोई बस न्यूड होना बाकी रह गया इंस्टाग्राम पर, बाकी तो सब कुछ चल रहा है। मैं नाम भी ले लूँगी, मुझे कोई डर नहीं। सोफिया अंसारी, कंगना शर्मा, खुशी मुखर्जी, जो रास्ते पे बिना कपड़ों के चलने लग गए हैं। खुशी ने मिलकर गैंग रेप किया एक कोमोडो ड्रैगन का, जिसको मराठी में कहते हैं घोरपड़। कि हम थोड़ा आराम से कंफर्ट हो पाए। ओके, सो जैसे मुझे भी थोड़े क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऐसा क्या है कि जो नॉर्मल पीपल्स हैं ना, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आप वो ऑरा में रह के आए हो, आपको पता है सेलिब्रिटीज़ कैसे जीते हैं, राइट। तो उनकी मेंटालिटी अलग होती है। उन्हें क्या है कि अगर कोई कॉफ़ी भी पी पा रहा है ना उनके साथ, तो उनकी मेंटालिटी चेंज होती है, राइट। तो मुझे आपसे पूछना है कि प्रदीप स्टार्ट है ना आराम से। तो मुझे आपसे पूछना है कि उनकी मेंटालिटी क्या होती है? वो अगर छोटा चीज़ भी कर रहे हैं ना तो फेमस हो जाते हैं। तो वैसा आप कुछ बता सकते हो कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन को, अगर वो ऑडिशंस दे रहा है आकर इंडिया मुंबई में, तो वो क्या करे जिससे वो फेमस हो सकता है? ऐसा क्या कंटेंट बनाए आज के टाइम पे? सो फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी चीज़ क्लिक हो सकती है। एंड मैं कहूँ तो आज के इंडिया के जो स्टैटिस्टिक्स है फेम के, वायरल होने के, वायरल होते हैं, फेमस होते हैं, तभी तो बिग बॉस जाते हैं एंड डबल फेमस होते हैं। आई टेल यू दैट स्ट्रैटेजी। सो कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर फॉर्मूला होता तो हर कोई वही करके हो जाता, बट आपको क्या क्लिक कर जाए उस पर डिपेंड करता है। एंड अगर अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, क्रिंज ज़्यादा फेमस हो रहा है। क्रिंज कंटेंट, उर्फी, क्रिंज कंटेंट। उर्फी का अब भी फैशनिस्ता कंटेंट हुआ है। पहले तो शी स्टार्टेड विद क्रिंज, राइट? वड़ा पाव वाली, डॉली चाय वाला, इनके पास कोई कंटेंट नहीं था, इट वाज क्रिंज। सो इंडिया में क्रिंज ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो फेमस होना है, क्रिंज कीजिए। ओके, सो जो उर्फी के जैसे आपने बात किया, तो आपको क्या लगता है उनकी मेंटालिटी क्या है? उन्हें बस फेमस होना है, या फिर आजकल पैसा भी बहुत कुछ होता है, तो वो पैसे के लिए कर रहे हैं, या फिर बस जस्ट नॉर्मली? फेम पुल्स इन मनी। जैसे आप बिग बॉस जाकर आते हो, बिग बॉस वड़ा पाव वाली, कौन जानता था उसे? उसने बस स्ट्रैटेजिकली कुछ झगड़े किए दिल्ली में, दिल्ली से है ना शायद, एंड देन शी केम इनटू बिग बॉस OTT। बिग बॉस से आप बाहर निकलते हो तब आपका फेम का आपकी फेम की वैलिडिटी होती है 1 साल की, क्योंकि अगले साल नया बिग बॉस आएगा, नए लोग फेमस होंगे। सो उस 1 साल की वैलिडिटी में आप कितना एनकैश कर पाते हो उस पर डिपेंड करता है। Okay. तो बिग बॉस इतने लोग जाते हैं, लेकिन सारे लोग बाहर आकर उतना इनकैश कर पाते हैं ज़रूरी नहीं है। अच्छे एग्जांपल्स दूँ तो उर्फी सिर्फ बिग बॉस गई थी 1 हफ्ते के लिए, बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़, बट वहाँ से जब बाहर आई और उसने ये जो सारा कपड़ों का कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, न्यू फैशन तो नहीं कह सकते उसको, अब भी फैशन कह सकते उसको, उस टाइम पर फैशन तो नहीं कह सकते, जो ये स्ट्रैटेजी उसने अपनाई जिससे आज वो उर्फी जावेद बनी। उर्फी हैज़ वर्कड इन लॉट्स ऑफ डेली सोप्स। कौन जानता था उसे? जब उर्फी जावेद सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रैटेजी की वजह से बनी। ओके, तो बिग बॉस आप जाते हो 1 साल के लिए, आप जितना इनकैश कर पाओ, जितना बटोर पाओ आपके फेम के बेसिस पर, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। ओके, निकिता मैम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा है, फिर भी आप बॉलीवुड में क्यों आए? मतलब बेसिकली एक ऐसी लड़की जो एजुकेशन फील्ड में अपना एक अच्छा नाम बना चुकी है, फिर वो बॉलीवुड में क्यों आए? एजुकेशन वाइज आई एम अ ग्रेजुएट, आई टोल्ड यू, एंड एट द एज ऑफ 21 I did 2 things. I started my own NGO, and then I started teaching for state services and civil services, central civil services and state civil services. 4 साल एज अ टीचर जॉब करने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैं सिर्फ अपने घर वालों को खुश करने के लिए कर रही हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली वेर इन देर आर ऑल ब्यूरोक्रेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सो उनके एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी
थे कि मैं भी उसी फील्ड में जाऊं, सिविल सर्विसेज हो गए या फिर लॉ के फील्ड में, मतलब समथिंग रिलेटेड टू ब्यूरोक्रेसी और पावरफुल प्रोफेशन। एंड मेरे लिए पावरफुल प्रोफेशन हैज़ ऑलवेज बिन पॉलिटिक्स। तो मैंने शुरुआत की थी जॉब से, फिर मैं वन फाइन डे आई वाज लाइक इट्स इनफ, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई नीड टू फॉलो माई पैशन। एंड दैट्स व्हाट आई डिड, आई क्विट माई जॉब, आई स्टार्टेड मॉडलिंग, and luckily my first project was with Lakme, second was with L'Oreal, जो बहुत कम लोगों को चांस मिलता है इनिशियल लाइक फर्स्ट प्रोजेक्ट्स इतने बड़े ब्रांड्स के साथ करने का। सही से एक्सप्लेन कीजिए ना, मतलब एक ऐसी लड़की जो फर्स्ट टाइम आई बॉलीवुड में एंड इतने बड़े बड़े ब्रांड्स मिल रहे हैं, तो कैसे? सो इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट्स बेसिकली, नॉट लक। लक मैटर करता है। ओके, मीटिंग, आई ऑलवेज से टू कम इन टू दिस इंडस्ट्री, मीटिंग राइट पीपल एट राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही लोगों से सही टाइम पर मिलो तो क्लिक हो सकता है, बिकॉज फ़ायदा लेने वाले, आपको आपका मिसयूज़ करने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे यहाँ पर, मतलब इस इंडस्ट्री में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, राह दिखाने वाले नहीं मिलेंगे। दैट्स माई ओपिनियन, लाइक दैट्स माई एडवाइस टू द एस्पायरिंग एक्टर्स एंड मॉडल्स। तो इसमें जब मैं आई तब और एक एडवाइस मैं दूंगी इज़ नथिंग इज़ विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई सोच रहा है कि मैं मुंबई आके हीरो बन जाऊंगा या हीरोइन बन जाऊंगी जस्ट बिकॉज उनके स्मॉल टाउन में, होम टाउन में किसी 4 लोगों ने कह दिया कि यू लुक गुड, डजंट मीन आप मुंबई आके हीरो और हीरोइन बनने वाले हो। आपको क्या लगता है, बड़े नाम कार्तिक आर्यन, मैनी मोर, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, एंड जिनका फैमिली बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री का नहीं है, वो कैसे आए? रणवीर सिंह कैसे आया? रणवीर सिंह, नो, investment. Their dads have invested in this industry crores of rupees. Okay. So when I came into modeling, I had to invest XYZ amount, which was not a small amount, to get all those projects and make a good profile, wherein then I got selected into a Sri Lankan international modeling agency. So investment है, and लोगों को लगता है सिक्स पैक बनाकर आ गए, थोड़े गोरे चिट्टे हैं, हीरो बन जाएंगे, हीरोइन बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट बहुत है इस इंडस्ट्री में। आपको कौन से स्टेज में इन्वेस्टमेंट लगता है? फर्स्ट स्टेज, टैलेंट के बाद या फिर टैलेंट से पहले? फर्स्ट स्टेज। आपको लगता है कि ऑडिशंस जो होते हैं, हाँ, जो आराम नगर में ऑडिशंस होते हैं, जो अभी तो ऑनलाइन ऑडिशंस होने लग गए हैं, स्क्रीन आप घर पे ही ऑडिशन बना कर दे सकते हो, ये ऑडिशन से आपको सच में लगता है कि एक्टर्स मिलते हैं? वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि लंबी लंबी लाइन्स लगती हैं, तो उसमें से एक्टर्स नहीं होते। जब कोई प्रोजेक्ट बनता है, ये तो मैं बहुत इनसाइडर बात बता रही हूँ, नॉट इन एवरी प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट्स जेन्यूनली ऑडिशंस के बेसिस पर भी बनते हैं, बट बहुत से प्रोजेक्ट्स जब बनते हैं तब ऑलरेडी डिसाइडेड होता है स्टोरी को लेकर कि इसका लीड हीरो और लीड हीरोइन कौन होंगे, क्योंकि वो दिमाग में रख के ही स्टोरी लिखी जाती है। एंड ऑडिशंस होते हैं साइड रोल्स के लिए, कैरेक्टर रोल्स के लिए। देन नेपोटिज्म आता है, विच आई थिंक इज़ नॉट एट ऑल बैड। अगर मैं एक्टर हूँ, कल जाके मेरा बेटा अगर बेटी एक्टर बनना चाहे तो क्यों नहीं, मैं बाजू वाले के बच्चों को तो एक्टर नहीं बनाऊंगी ना, मैं तो अपने बच्चों को बनाऊंगी। सो नेपोटिज्म इज़ नॉट बैड, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड आपका स्टार्टिंग से ये मेंटालिटी था। हाँ, मुझे थोड़ा अलग लगा था, लेकिन आपने उसको परफेक्टली बताया कि भाई मेरा बेटा है तो वो तो बनना ही चाहिए ना। अगर मैं एक्टर हूँ या फिर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, आई वोंट फोर्स हिम। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो मैं बाजू वाले के बेटे को, मेरे नेबर के बेटे को तो डॉक्टर नहीं बनाऊंगी ना, मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। तो इसमें कौन सा नेपोटिज्म आया? सेम गोज विद इंडस्ट्री। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरा बच्चा अगर एक्टर बनना चाहता है तो मैं उससे बनाऊंगी, सीधी बात है। आई एम यूजिंग माई मनी, आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी ऑन माई सन और माई डॉटर। व्हाट्स बैड इन दैट? सो जो नेपोटिज्म के नाम पर जो लोग नारे लगा रहे थे बाहर, आई थिंक इट्स रॉन्ग। नेपोटिज्म इज़ टोटली फाइन। ओके, आप ऑडिशन के बारे में कुछ बोल रहे थे? हाँ, ऑडिशन के बारे में, ऑडिशन के बेसिस पर ही सारे प्रोजेक्ट्स बनते ज़रूरी नहीं है। ऑडिशंस आपको लेने पड़ते हैं क्योंकि आपको जो एसोसिएशन है वहाँ दिखाना पड़ता है कि मैंने ऑडिशंस लिए, और वो दिखाने के लिए, क्योंकि अदरवाइज इट इज़ इलीगल टू कास्ट समवन विदाउट ऑडिशंस। इसीलिए नाम के लिए ऑडिशंस होते हैं बहुत सी बारी। इसीलिए जब इतनी लंबी लाइनें लगती है आराम नगर में, हर कोई एक्टर नहीं बन पाता। बहुत से लोग वापस चले जाते हैं, बहुत से लोग मतलब
पहले तो ऐसे था कि लड़कियाँ जो वापस नहीं जाती थी फॉर सर्वाइवल, दे यूज्ड टू डू different things. They used to get into wrong things. They used to end up in dance bars. They used to end up in prostitution, high profile escorting. But अब लड़के भी जा चुके हैं उसमें. लड़के कैसे? कास्टिंग काउच हमें क्या लगता है सिर्फ लड़कियों के साथ होता है अभी, क्योंकि आई एम हैंडलिंग दोज केसेस ऑफ कास्टिंग काउच, सो आई नो सिर्फ लड़कियों के साथ कास्टिंग काउच नहीं होता, लड़कों के साथ लड़कियों से भी ज़्यादा कास्टिंग काउच होता है. And I would say कि acting industry is more safe for guys as compared to modeling industries when it comes to casting couch. And modeling industry is again opposite, very safe for girls but not for guys. And acting is much better for guys. आप थोड़ा डीपली बता सकते हैं? हाँ. So acting industry में most of the producers, मेल हो फीमेल हो, जो कास्टिंग काउच कर रहे हैं, मतलब आई हैव रियली वर्कड विद गुड प्रोड्यूसर्स हु आर नॉट इनटू इट. जैसे मैंने करेज मूवी, मैं आऊँगी उस पर, जो अभी फ़िलहाल एक हॉलीवुड फिल्म की है, उन सेम प्रोडक्शन के साथ, बड़ा प्रोडक्शन है, उनके साथ मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं बट नेवर फेस सच थिंग. कुछ लोग मैं कह रही हूँ जो मेल फीमेल प्रोड्यूसर्स हैं जो कास्टिंग काउच कर रहे हैं, सिर्फ मेल्स फीमेल्स के साथ नहीं, मेल्स के साथ भी हो रहा है, बट कंपैरेटिवली ये प्रोड्यूसर्स स्ट्रेट होते हैं, सो सिर्फ फीमेल्स के साथ ही ज़्यादा हो रहा है, मेल्स के साथ नहीं. बट व्हेन यू सी इनटू द मॉडलिंग इंडस्ट्री, वहाँ पर कोई प्रोड्यूसर नहीं होता, देयर आर डिज़ाइनर्स. 99% ऑफ द डिज़ाइनर्स आर गेज. Yeah, I know. So that's how casting couch is happening for guys, and that's the reason guys are not safe in modeling industry. बहुत ज़्यादा सच बता रही हूँ ना मैं, इनसाइडर टॉक्स. ओके. एक ऑडिशन के बाद, मतलब सीरियसली अगर ऑडिशन हो गया तो ये पक्का नहीं है कि वो हो सकता है, मतलब मूवी में आ सकते हैं, शायद कोई गारंटी नहीं है. ऑडिशन इज़ जस्ट ऑडिशन. लाइक फिर अगर आपको स्क्रीन टेस्ट में बुलाया जाता है तो आपकी गारंटी बढ़ जाती है, लुक टेस्ट में, स्क्रीन टेस्ट में. बट ऑडिशन तो हज़ारों लोग दे रहे हैं, हर कोई एक्टर तो नहीं बन रहा. ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप में सच में टैलेंट है, क्योंकि आजकल फॉलोअर्स के बेसिस पर काम मिल रहे हैं. अवनीत कौर, लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैव बिकम एक्टर्स. I always say influencers will be influencers and actors will be actors. Influencers actors जैसे एक्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें टिकटॉक की आदत होती है, रील्स बनाने की आदत होती है, और वहीं तक रहती है उनकी एक्टिंग, सीमित है. सो हम कहाँ थे? ऑडिशंस. तो फॉलोअर्स की बेसिस पर जहाँ काम मिल रहा है और हर कोई अपने फॉलोअर्स पैसे देके बढ़वा रहा है, तो ऐसे एरा में अगर आपके पास, मतलब न्यू एस्पायरिंग एक्टर्स के पास अगर आपके पास फंड्स नहीं है, तो बेटर यू गो फॉर अ यूट्यूब चैनल. आपका खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर लो, आपका टैलेंट वहाँ शोकेस करो, कोई ना कोई तो नवाजेगा उस टैलेंट को कभी ना कभी. और अगर किसी प्रोड्यूसर में नहीं अगर नोटिस किया, एटलीस्ट ऑडियंस तो नोटिस करेगी, कॉमन पीपल तो लाइक करेगी, और आपका खुद का एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ से आप अर्न कर पाओगे, इंस्टेड ऑफ आराम नगर में जाके दिन रात लाइन में खड़े रहने से तो बेटर है. ओके. जो यूट्यूबर्स हैं, हम जैसे हमने बात किया था, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे ज़रा फेमस हो रहे हैं. अगर मीटअप हो रहा है तो उसमें सेलिब्रिटीज़ के यहाँ पे तो बस उनके घर के आजू बाजू हो रहे हैं, बट मीटअप्स में किलोमीटर्स में लोग आ रहे हैं. तो उसके बारे में बता सकते हैं, ये सही है कि नहीं है? इट्स गुड. दिस फिल्म इंडस्ट्री, दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ अ प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री, एंड अच्छी बात है कि लोगों का फेम का डेफिनेशन चेंज हुआ है. पहले सिर्फ सलमान और शाहरुख के पीछे लोग भागते थे, बच्चन साहब के पीछे भागते थे, ए लिस्टर्स जो मेन थे, एक लॉबी थी, इनके पीछे ही लोग भागते थे. बट लोग अब यूट्यूबर्स के पीछे भागने लगे, बिकॉज वो उनको यूट्यूबर्स आर अ पार्ट ऑफ द कॉमन पब्लिक, तो वो उनको अपना मानते हैं, ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं लोग उनसे, इसीलिए उनके पीछे भाग रहे हैं, उनके फेम के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं. एंड इट्स गुड ना, कि जैसे मैंने कहा कि जिनके टैलेंट को नहीं नवाजा जाता, बिकॉज इस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपनी एक लॉबी बना ली है, वो अपनी लॉबी में ही काम करते हैं, आउटसाइडर्स को आने नहीं देते. तो
इस लॉबी को तोड़ने के लिए ये ज़रूरी था कि हम अपनी अलग लॉबी बना लें। ओके जैसे हमने बात किया प्रोडक्शन के लिए, निकिता गा प्रोडक्शंस, तो उसके बारे में बता सकते हैं थोड़ा? सो ये प्रोड्यूसर बनना, जैसे मैंने कहा एक्टर बनना मेरा कोई मतलब एजेंडा नहीं था एज सच। एक्टिंग हैज़ चोजन मी बिकॉज मेरे कुछ रील्स वायरल हुए थे जिससे मुझे एक्टिंग ऑफर्स आए, एंड देन आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट, अगर अच्छा आया है तो, एंड देन आई गिव माई 100%, इट क्लिक्ड फॉर मी। सो वैसे ही प्रोड्यूसर बनना मेरा कोई मतलब चेकलिस्ट में था नहीं कि मुझे बनना है प्रोड्यूसर। वो तो मैं बनते बनते बन गई बिकॉज मॉडलिंग में, जैसे मैंने कहा था पहले भी, मॉडलिंग में आई वॉज वेरी सेफ बिकॉज ऑल द डिज़ाइनर्स आर गेज and they treat us really well. But when I shifted from modeling to acting, then I understood कि यहाँ पर casting couch कितना है। And एक ना आप एज एन एक्टर, नए एस्पायरिंग एक्टर, आप एक विशियस सर्कल में अटक जाते हो। नाम नहीं करके काम नहीं, काम नहीं करके नाम नहीं। Okay. मैं इसको एलैबोरेट करना चाहूँगी। काम नहीं करके नाम नहीं, बिकॉज आप नए हो, हर कोई बोलता है आप तो फ्रेशर हो, मैं क्यों लूँ, मुझे तो नोन फेस चाहिए, करके बेचारे उस फ्रेशर का नाम नहीं बन पा रहा है। और नाम नहीं है, ही इज़ नॉट फेमस, करके काम नहीं है। ये विशियस सर्कल आप जब तोड़ते हो तब आप इस इंडस्ट्री में सही मायने से एंटर कर पाते हो। आप समझे ये काम नहीं नाम नहीं वाला सीन कि फॉर एग्जाम्पल आई एम न्यू, अगर मैं एक नई एक्टर करके आई हूँ, मैं जब काम मांगने जाती हूँ, कोई मुझे कहता है कि अरे आप तो, मुझे तो नोन फेस चाहिए क्योंकि मुझे मेरा प्रोजेक्ट सेल करना है, सेलेबल फेस चाहिए, तो आप तो फ्रेशर हो, मैं आपको कैसे काम दूँ, मुझे तो नोन फेस चाहिए। तो अब मेरे पास काम नहीं करके नाम बन नहीं पा रहा है। और अगेन नाम नहीं, आई एम नॉट फेमस करके काम नहीं करके फेमस नहीं हूँ ना, एंड फेमस नहीं हूँ करके काम नहीं है। तो ये विशियस सर्कल तोड़ना था, एंड कास्टिंग काउच में कभी जाना नहीं था। सो दैट्स द रीज़न आई चोज बोल्ड ऑन स्क्रीन, बिकॉज आई वॉज नॉट विलिंग टू डू बोल्ड ऑफ स्क्रीन। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई सीता वाला रोल पा लूँ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कास्टिंग काउच करवा लूँ। तो दैट्स द रीज़न आई चोज बोल्ड ऑन स्क्रीन, एंड देन आई थॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग माई ओन प्रोजेक्ट टू शोकेस माई टैलेंट। जैसे आपको अगर कोई उस लॉबी में घुसने नहीं दे रहा है तो आप आपका एक प्लेटफॉर्म बना लो। तो वो मैंने फर्स्ट मेरा प्रोजेक्ट डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए प्रोड्यूस किया, विच इज़ आनंदी, विच इज़ अ सोशल अवेयरनेस मैसेज देने वाला एक प्रोजेक्ट है वो। एंड देन आई केम अप विथ माई सॉन्ग, एंड नाउ आई एम कमिंग अप विथ अ 50 एपिसोड्स वेब सीरीज़ फॉर यूट्यूब अगेन। एंड फॉर दिस आई एम इंस्पायर्ड बाय आमिर खान जी, बिकॉज he is the first producer and actor to release his film सितारे ज़मीन पर, जो उन्होंने अभी अनाउंस की on YouTube, because theaters चल नहीं रहे, OTTs are neck grabbing, so उन्होंने फर्स्ट, मतलब ऐसी फर्स्ट A-lister फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म है जो YouTube पर रिलीज़ होगी, सितारे ज़मीन पर। आपने रील्स के लिए बताया था कि अब जो सेक्शन आ रहा है जो YouTube का, मतलब जो फिल्म्स का है, वो अब रील्स में आने वाला है। तो आपने कहा था वेब सीरीज़ आ रही है आपकी पूरी? हाँ, अब भी मैंने जस्ट लास्ट वीक शूट की इस वेब सीरीज़ के लिए, रिलीज़ भी हो गई वो वर्टिकल टीवी पर। वर्टिकल टीवी एंड बाकी सारे OTTs ने भी, बिकॉज एज आई सेड फिल्म इंडस्ट्री इज़ प्रोग्रेसिव। सो प्रोग्रेसिव मतलब क्या, आप नए ट्रेंड को अडेप्ट कर रहे हो, नए ट्रेंड को में आप ढल रहे हो। तो हर OTT ने स्टार्ट किया, क्योंकि जैसे ना अब लोगों के पास इतना 3 घंटे का टाइम नहीं है कि वो थिएटर में जाकर मूवी देख पाए, एंड थिएटर्स आर ओवर प्राइज्ड नाउ, ऑल बिग थिएटर्स। सो फॉर अ वेरी मिडिल क्लास पर्सन, मिडिल क्लास फैमिली, इट्स नॉट पॉसिबल टू गो टू थिएटर्स एवरी वीकेंड एंड वॉच मूवीज़, बिकॉज उतने पैसे में उनको हर OTT का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो OTTs में अभी लैंडस्केप में हमेशा आपने देखा होगा, लाइक लैंडस्केप में शूट होता है। अब इतना ना लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग क्यों इतने इंस्टाग्राम पर एक्टिव है? क्योंकि लोगों को सब कुछ शॉर्ट टर्म चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम पर आप 90 सेकंड्स के ऊपर तो एक रील होती नहीं है, आप स्क्रॉल करते हो, आपको बहुत कुछ कंटेंट देखने मिलता है, वैल्यूएबल, फिर क्रिंज, एवरीथिंग, एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग। तो लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों को ट्रैवल करते करते कंटेंट देखना है।
तो ये वेब सीरीज़ भी ना इतनी जो घंटों की होती है उतना टाइम नहीं है. सो व्हाट पीपल हैव डन इज़ 90 मिनट्स की फॉर एग्जांपल वेब सीरीज़ है, 80 मिनट्स की, 90 मिनट्स की टोटल, उसको उन्होंने कट शॉर्ट किया 90 सेकेंड्स में पर एपिसोड में, ताकि पूरी वेब सीरीज़ आपको रील जैसे दिखने लगती है. सो इट इज़ नाउ has become challenging for the directors, for the DOPs, for the cinematographers as well, because इतने सालों से उन्हें आदत थी कि शूट ऐसे, जब कोई फ्रेम लगती है ना ऐसे लगती है पहले से, अब वो फ्रेम ऐसे लगने लगी. तो इट्स चैलेंजिंग फॉर द DOPs, cinematographers who have worked all these years in industry, कि ये नई चीज़ उनके लिए भी चैलेंजिंग है. एंड इट्स गुड, इट्स प्रोग्रेसिव, इट्स गुड. आपने कहा था कि जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं या फिर जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं गर्ल्स में पूरी, तो वो ऐप्स में आ रही हैं, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे, ये ऐप्स का क्या चल रहा है? बॉलीवुड एक्टर्स एज सच नहीं है ऐप्स पर. ये वो है जो इंस्टाग्राम पर खुद की दुकान खोल के बैठे हैं. ओके. सो पहले प्रोस्टिट्यूशन चलता था 4 दीवारों के अंदर, एंड यू नो देयर वर दीज एजेंट्स एंड ऑल. अब प्रोस्टिट्यूशन चलता है खुली, अपनी खुद की दुकान इंस्टाग्राम पर खोलकर. हर कोई बस न्यूड होना बाकी रह गया है इंस्टाग्राम पर, बाकी तो सब कुछ चल रहा है. मैं नाम भी ले लूँगी, मुझे कोई डर नहीं. सोफिया अंसारी, कंगना शर्मा, खुशी मुखर्जी, जो रास्ते पे बिना कपड़ों के चलने लग गए हैं. खुशी मुखर्जी का आपने अभी विरल भैयानी का वीडियो देखा जो बहुत फेमस हुआ था, जो एक नॉर्मल इंसान कमेंट भी कर गया है उस पर. तानिया चैटर्जी, ये सब एंड मैनी मोर. अगर आप 10 में से 9 लड़कियाँ अपनी ऐप्स खोल कर बैठी हैं. एंड जब भी मैं ये ऐप कल्चर पर कमेंट करती हूँ, जब भी मैं उसमें कुछ अपने ओपिनियंस रखती हूँ, तो लोग कहते हैं कि यार 2 साल पहले तुम्हारा भी तो ऐप था. बट 2 साल पहले मेरा जो ऐप था दैट वाज ऑन गूगल प्ले स्टोर, दैट वाज ऑन iOS स्टोर, एप्पल स्टोर. अगर मेरे ऐप में न्यूडिटी होती तो गूगल प्ले स्टोर एक्सेप्ट ही नहीं करता, एप्पल स्टोर एक्सेप्ट ही नहीं करता. सो माइन वॉज अ श्योर सेलिब्रिटी एंड फैन ऐप, क्योंकि तभी मेरी बैक टू बैक 1 साल में 16 वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी बैक टू बैक. तो जब मेरा फ़ैन बेस था, उनको मुझसे कनेक्ट करना होता था. सो दैट वॉज फॉर दैट. देयर वॉज नो न्यूडिटी ऑन द ऐप, देयर वॉज नथिंग विच विल मेक माई फैमिली फील इन्फीरियर. उनको सर झुकाना पड़े ऐसे कुछ नहीं था उस ऐप पर. एंड इसीलिए वो बाकायदा प्ले स्टोर और iOS स्टोर पर था. इनके ऐप्स वैसे नहीं है, इनके ऐप्स हैं वेब ऐप्स. वेबसाइट तो आप कुछ भी बना सकते हो, पोर्नोग्राफी की भी बना सकते हो. तो इनके ऐप्स पर मैं बताती हूँ मटेरियल क्या है अंदर. कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं. जो एक फ़ोटो बिकती है 10,000, 15,000, 50,000 में. एक वीडियो बिकती है 50,000, 1 लाख में, 20,000, 30,000 में. तो अगर इन लोग इंस्टाग्राम पर ही इतना कुछ दिखा रहे हैं, तो सोचिए अगर 50,000 में बिकने वाली वीडियो में कितना कुछ दिखाते होंगे. ये लीगल है? ये इल्लीगल है. तो गवर्नमेंट एक्शन क्यों ले रही है इसके ऊपर? अभी ज़रूर लेंगे, अब तो हमारी सरकार है, ज़रूर लेंगे. ओके. आपने सरकार की बात की निकिता मैम, तो आप पॉलिटिक्स में आ रही, मैंने सुना. यस. क्यों? अभी काफ़ी समय हो गया पॉलिटिक्स में आकर, 1.5 साल हो गया. एंड नाउ आई एम वर्किंग एज द स्टेट सेक्रेटरी ऑफ BJP सिनेमा सेल. दैट्स द पोजीशन विच आई हैव गॉट नाउ. एंड ये पोजीशन मैंने, द रीज़न आई डिसाइडेड टू जॉइन पॉलिटिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा अल्टीमेट गोल था पहले से. एंड आप फेम के साथ पॉलिटिक्स में जाते हो तो आपको जल्दी नोटिस किया जाता है. ओके. सो येस, दैट वाज माय अल्टीमेट गोल. मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे एक्टिंग ने मुझे चूज़ किया, मैंने एक्टिंग को नहीं चूज़ किया, वैसे पॉलिटिक्स ने मुझे चूज़ नहीं किया. आई चोज़ पॉलिटिक्स एंड मैंने ये प्रॉपर होशो आवाज़ में डिसीजन लिया था कि मुझे पॉलिटिक्स एंटर करना है. एंड मेरे लाइफ का अल्टीमेट गोल ही पॉलिटिक्स है. द रीज़न आई केम एट दिस अर्ली एज इज़ बिकॉज इंडस्ट्री में काम करते करते मुझे समझ आया कि एक्टर्स को, कितने एक्टर्स हो गए, क्रू मेंबर्स हो गए सेट पर,
इवन प्रोड्यूसर्स एज वेल, इनको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितनी कुछ दिक्कतें आती है। सिर्फ कास्टिंग काउच नहीं है, कास्टिंग काउच सिर्फ ये ज़्यादा हाईलाइटेड है इसीलिए इतना लोग उसके बारे में बोलते हैं। सिर्फ कास्टिंग काउच नहीं, बहुत सी दिक्कतें होती है, पेमेंट्स नहीं होती टाइम पर। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आई थॉट कि ओके, आई हैव दिस इंस्टिंक्ट ऑफ गेटिंग इनटू सोशल थिंग्स, सोशल अपलिफ्टमेंट थिंग्स, तो वाई नॉट। एंड इसीलिए मैंने बीजेपी सिनेमा सेल ज्वाइन किया, सो दैट आई कैन हेल्प मोर एंड मोर एक्टर्स, मोर एंड मोर क्रू मेंबर्स, मोर एंड मोर पीपल इन द इंडस्ट्री टू मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू वर्क। अगर एक नॉर्मल पीपल है जिसको बॉलीवुड में आना है, तो आप क्या हेल्प कर सकते हैं उनके? मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं तो अपने इंस्टाग्राम पर डालती रहती हूँ कि अगर आप अच्छे एक्टर हो, टैलेंटेड एक्टर हो, आपको लगता है कि अपने आप में अच्छा टैलेंट है, जस्ट DM मी योर प्रोफाइल, जस्ट मेल मी योर प्रोफाइल एंड माई टीम विल गो थ्रू इट एंड वी विल श्योरली ट्राई टू कास्ट देम इन आवर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ओके, मुझे बिग बॉस के बारे में बात करना है। आपके प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा सही होते हैं, थोड़ा बताएंगे कैसे? 2 बार मैं बिग बॉस में शॉर्ट लिस्ट हुई थी, बट पता नहीं क्यों बिग बॉस में बुलाया नहीं मुझे, जबकि आई थिंक आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर बिग बॉस, बिकॉज उधर जो सैडिस्टिक प्लेजर चाहिए होता है लोगों को, कि दूसरों के झगड़े देखकर उन्हें मज़ा मिलता है, राइट, ऑडियंस को, तो वो सैडिस्टिक प्लेजर आई कैन गिव मच बेटर। झगड़ों के मामले में हो गया, एंड यू नो क्रिएटिंग कंट्रोवर्सीज इनसाइड, गिविंग TRP टू द शो, बेसिकली दैट I can give really well. So 2 times I was shortlisted and इसलिए मेरा बिग बॉस का स्टडी काफ़ी कुछ डीप रह चुका है। एंड लास्ट ईयर जब OTT आया था, बिग बॉस OTT, एंड मैंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे, एंड मेरे प्रेडिक्शंस वेर बेस्ड ऑन माई स्टडी एंड द बिहेवियर, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ दोज कॉन्टेस्टेंट्स। ओके, तो मैंने बस इतना कहा था कि एलविश यादव के दम पर लवकेश कटारिया आया है। आपने मेरी वीडियो तभी बहुत वायरल हुई थी वो, कि कटारिया एलविश के दम पे उड़ता है, वरना कटारिया खुद कुछ नहीं है। कौन जानता था लवकेश कटारिया को? तो उसका मैनेजर था, उसके पीछे पीछे दुम बन के घूमता था। एंड लवकेश का बिहेवियर सही नहीं है बस, एंड मुझे लगता है कि ये इस हफ्ते आउट होगा, बस मैंने इतना ही कहा था। एंड दैट हैपेंड। एंड उसके फैंस ने, सो कॉल्ड, जो उनको अपनी, वो फैंस खुद को सिस्टम मानते हैं अपनी, उन्होंने मुझे काफ़ी बैकलैश किया, काफ़ी ट्रोल किया उस मामले में, काफ़ी गंदे कमेंट्स किए। एंड इससे भी गंदी बात ये है कि मुझे रेप थ्रेट्स आए, मुझे डेथ थ्रेट्स आए एलविश के एंड कटारिया के फैंस से, बट डजंट मैटर। तो ये एक चीज़ थी कि ये मैंने प्रेडिक्ट किया था, हो गया। देन विवियन के बारे में, जो अभी बिग बॉस हुआ था, विवियन के बारे में आई प्रेडिक्टेड, करण के बारे में, श्रुतिका, चुम, इनके बारे में जब आई प्रेडिक्टेड, दैट हैपेंड, एंड दैट्स द रीज़न आई एम टैग्ड एज द बिग बॉस प्रेडिक्टर। ओके, जैसे नॉस्ट्रेडामस कौन, वो और एक ऑक्टोपस भी था, पता है, वो फुटबॉल मैच कौन जीतेगा प्रेडिक्ट करते थे, उस हिसाब से बिग बॉस प्रेडिक्टर करके मुझे अब बना दिया है। आपको स्कैम के बारे में क्या बोलना है? बॉलीवुड में जो हो रहे हैं, तो अलग अलग ऐसे होते हैं, एडवांस ले लेते हैं, या फिर जो गर्ल्स होती हैं उन्हें रात को 1-1 बजे तक बोलते हैं ऑडियंस देना है, आपको आपका ऑडिशन देना है, तो उसके बारे में क्या बोलना है आपको? स्कैम्स हर जगह होते हैं। या बॉलीवुड के स्कैम्स के बारे में बताना चाहूँ तो फेक कास्टिंग कॉल स्कैम्स होते हैं। कि अभी मैंने एक केस ली थी, उस लड़की को मेल आया था, प्रॉपर मेल, जैसे एक बड़ा म्यूज़िक लेबल आपको ऑफ़र करेगा, सेम टू सेम वैसे प्रॉपर मेल आया था उसे, और उसे कहा गया, शी वॉज माइनर, नाइव गर्ल, उसे कहा गया कि आपको रात को ऑडिशंस देने हैं वीडियो कॉल पर। अब मुझे बताइए, रात को 2:30 बजे ऑडिशंस कौन लेता है वीडियो कॉल पर? बट शी वॉज ऑल्सो वेरी नाइव, शी वॉज ऑल्सो वेरी इनोसेंट, उसे नहीं पता, अवेयरनेस नहीं होती ना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने पहले ही कहा था, मीटिंग राइट पीपल एट राइट टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्री। ये अवेयरनेस नहीं होती, तो उसने रात को 2:30 बजे ऑडिशंस दे दिए, एंड वो ऑडिशंस वेर नॉट ऑडिशंस, दोज वेर लाइक सेमी न्यूड कॉल्स। उसे सेमी नेकेड, सेमी न्यूड चीज़ें करवाई गई ऑन कैम। अब मुझे ये नहीं पता वो रिकॉर्ड की गई कि नहीं की गई। जब
कुछ देर बाद उसे रियलाइज़ हुआ उस लड़की को मैंने कुछ गलत किया है, एंड दैट्स व्हेन शी अप्रोच्ड मी कि दीदी मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ है, व्हाट कैन आई डू, एंड देन वी टुक फर्दर एक्शंस एंड एवरीथिंग। तो लेकिन ये ना आपको एज अ पर्सन, आप अगर इंडस्ट्री में आने की सोच रही हो, आप 5 साल के तो हो नहीं ना, यू आर लाइक 18, 17, 18 जो भी है, आपको खुद को तो समझना चाहिए। अगर हम ऑडिशन दे रहे हैं, हम ऑडिशन क्यों देते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक गांव की लड़की का रोल है, तो ऑडिशन में भी वो गांव की लड़की के रोल का ही रिलेटेड होगा ना। तो अगर आप सेमी न्यूड कॉल कर रहे हो तो वो कौन सी ऑडिशन होगी? मतलब वो आपको समझना चाहिए कि आप ऑडिशन सॉन्ग के लिए दे रहे हो, वेब सीरीज़ के लिए दे रहे हो, कि पोर्नोग्राफी के लिए दे रहे हो। तो वो तो एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इंस्टिंक्ट खुद को भी तो होना चाहिए। ओके, अगर मैं नॉर्मली ऐसे पूछ रहा हूँ हमारी ऑडियंस के लिए कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप हेल्प कर सकते हैं उनकी? यस, they can reach out to me on Telegram. My team investigates everything, and अगर वो सच में genuine है तो we help them out. कभी कोई ऐसा है और कैसा है? बहुत सारे केसेस आते हैं, एवरीडे बेसिस केसेस आते रहते हैं। आपको मैं बताऊँ तो लोखंडवाला में पहले 11 लाते था, जो अभी टिम हॉर्टन्स हो चुका है। और बहुत सारे अड्डे हैं जहाँ पर लोग बैठकर टेबल पर बैठकर मूवी बनाते हैं, टेबल पर बैठकर रिलीज़ भी हो जाती है, टेबल पर फ्लॉप भी हो जाती है। सो बेसिकली 4 लड़कियों को लेकर बैठेंगे और मूवीज़ बनाने के सपने दिखाएंगे। पूरा दिन निकल जाता है, उसमें कुछ नहीं होता। उसे हम कहते हैं, वो हमारी लैंग्वेज में है कि टेबल पर मूवी बन गई। तो ये बहुत सारे स्कैम्स हैं। लोगों से पहले पैसे मांगे जाते हैं, कास्टिंग काउच मैंने जैसे कहा वो होता है। देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्जरी स्कैम्स होते हैं कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे, उसमें टाइमिंग्स कुछ अलग है, उसमें पेमेंट्स कुछ अलग है, एंड आपको जो ड्राफ्ट पढ़ने देंगे वो अलग होगा, और आप जब साइन करोगे उसमें कुछ और होगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये होगा मैंने ड्राफ्ट पढ़ लिया है, अब तो मुझे बस साइन करना है। तो ड्राफ्ट जो आप पढ़ोगे और आप जिस पर साइन कर रहे हो वो सेम है कि नहीं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओके, सो बेसिकली इसमें मुझे एक क्वेश्चन ऐड करना है। स्कैम्स में वो जो 90 डेज़ का पीरियड आता है, मतलब अगर आपने आज काम किया है तो 90 डेज़ बाद आपको पेमेंट मिलेगा। डेली सोप्स में होता है वो। तो ये स्कैम है कि सच में प्रोसेस है? नहीं, इट्स अ प्रोसेस। बीइंग अ प्रोड्यूसर आई कैन अंडरस्टैंड इट, बिकॉज हम हमेशा एक्टर को पेमेंट हम वही करते हैं ना कि आज मैंने काम किया, मुझे आज पेमेंट चाहिए। अगर मैंने आज काम किया, मुझे एंड ऑफ द मंथ पेमेंट चाहिए। बट एज अ प्रोड्यूसर आई कैन अंडरस्टैंड कि ये 90 डेज़ का पीरियड क्यों होता है। 90 डेज़ का पीरियड डेली सोप्स में, कर सकते हैं? डेली सोप्स में होता है, सीरियल्स में होता है। तो चैनल से फॉर एग्जांपल अगर मैं जी के लिए कर रही हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं जी को सारा मटेरियल दे रही हूँ, तो चैनल से मुझे पेमेंट आने में भी 90 डेज़ का पीरियड होता है। तो मैं आगे पेमेंट भी 90 डेज़ के बाद ही कर पाऊँगी। बीइंग अ प्रोड्यूसर, मुझे जब आगे से आएगा, जो मैं मटेरियल बना के चैनल को बेच रही हूँ, उसकी पेमेंट आएगी, तभी तो मैं पेमेंट कर पाऊँगी। एंड सेकेंड रीज़न इज़ एक्टर्स अचानक से छोड़कर चले जाते हैं। मूवी नहीं छोड़ सकते बिकॉज मूवी का शूटिंग टाइम ही 45 डेज़ 50 डेज़ का होता है, पर सीरियल्स 1-1, 2-2, 3-3 साल चलती है। हायर टीआरपी सीरियल्स तो बहुत ज़्यादा सालों तक चलती है। आपने सीआईडी देखा होगा, इतने हम बच्चे थे तब से सीआईडी देख रहे हैं, अभी तक चल रहा है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जब एक्टर छोड़ जाता है तो उस स्टोरी का जो लाइनअप होता है वो टूट जाता है। तो अचानक से अगर एक्टर छोड़ देगा, आज उसे पेमेंट मिल गई, आज वो छोड़ देगा, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर? इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है 90 डेज़ का, कि आप अगर छोड़ना भी चाहते हो तो आपको 90 डेज़ सर्व करना है। तो वो उनको भी टाइम मिलता है ना 90 डेज़ का, कि वो स्टोरी आप कुछ ऑल्टर कर पाओ। फिर इसको मार दिया जाता है, इसको गायब कर दिया जाता है, तो उन्हें भी तो थोड़ा टाइम चाहिए ना स्टोरी ऑल्टर करने का, क्योंकि स्टोरी आगे की बन चुकी होती है। सो इसीलिए 90 डेज़ का, विच इज़ वेरी वैलिड। ओके, एक MOU कैसे साइन होता है बॉलीवुड में? मतलब उस MOU में क्या क्या लिखा जाता है, आपको कुछ पता है? ये तो लीगल टीम का पार्ट होता है, बट MOU और एग्रीमेंट इज़ डिफरेंट। कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल लाइफ उसमें आती है? MOU में पर्सनल लाइफ नहीं आती, एज फार एज आई नो। वट एवर MOUs आई हैव साइंड, पर्सनल लाइफ नहीं आती। बट आपका स्केड्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में मैं बताती हूँ, फीमेल एक्टर्स के लिए ज़्यादा होता है। ऐसे ही फीमेल एक्टर्स को बहुत चैलेंजेस है इंडस्ट्री में, जेंडर इक्वालिटी जैसे। तो जेंडर इक्वालिटी मतलब वो नहीं बची अब तो,
लड़कियां भी लड़कों से बहुत आगे पहुंच गई है, वो वाली जेंडर इनइक्वालिटी नहीं। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब हीरो को हमेशा ज़्यादा पेमेंट मिलती है, हीरोइन को कम मिलती है। एंड एज 50 साल का हीरो भी हीरो ही है, 50 साल की हीरोइन माँ का रोल कर रही है, क्योंकि उनको 50 साल के हीरो को चाहिए 18 साल की, 20 साल की, 23 साल की हीरोइन। ये टॉलीवुड में भी है, बॉलीवुड में भी है, एंड हॉलीवुड में भी है। सो हीरोइन का, ये पॉपुलैरिटी के ऊपर होती है? नहीं, हीरोइन का लॉन्जिविटी ऑफ द करियर इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द हीरो। आप अक्षय कुमार की एज देख लीजिए, आप सलमान खान की देख लीजिए, आप शाहरुख खान की देख लीजिए, आमिर खान की देख लीजिए, वो अभी भी हीरो का काम कर रहे हैं, बाप का काम नहीं कर रहे। बट आप बाकी कुछ एक्टर्स की देख लीजिए, कुछ फीमेल एक्टर्स की देख लीजिए जो अभी नई नहीं है, पुरानी है। तिस्का चोपड़ा, शी इज़ एजेड। तिस्का चोपड़ा जिसने तारे ज़मीन पर उसकी माँ का रोल किया था, उसने कभी हीरोइन का रोल नहीं किया, उसने हमेशा माँ के रोल ही किए है। उसकी भी तो एज ज़्यादा है। तो वही है कि एजिज़म बहुत है इंडस्ट्री में, ये जो इनइक्वालिटी है, पेमेंट की इनइक्वालिटी है। देन और एक पॉइंट इज़ कास्टिंग काउच। जैसे मैंने कहा, तो अब दोनों के लिए सेम हो चुका है। वी आर डन विद द कास्टिंग काउच पार्ट, राइट? इट्स सेम फॉर एवरीवन, गाइज एज वेल एज गर्ल्स। एंड ये सारे चैलेंजेस फीमेल्स को आते हैं। आपने अभी एक बुक लॉन्च किया आपकी, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बुक मैंने रोर लाइक अ लाइनस के नाम से जो अभी लॉन्च किया। मटेरियल बता सकते हैं आप उसके अंदर क्या है? सो आई वाज वेरी लकी टू हैव पेरेंट्स who understand what is etiquettes, what is manners. So at the age of 13, मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरे माँ ने मुझे ग्रूमिंग स्कूल में डाला, अपार्ट फ्रॉम माई स्कूल, एकेडमिक स्कूल। लोग एकेडमिक स्कूल के अलावा जाते हैं ट्यूशन्स। मैं ट्यूशन्स नहीं जाती थी, मैं ग्रूमिंग स्कूल जाती थी। ग्रूमिंग स्कूल इज़ लाइक इनर ग्रूमिंग, आउटर ग्रूमिंग, एटिकेट्स, डाइनिंग एटिकेट्स, जेट एटिकेट्स, आप फ्लाइट में कैसे आपको रहना है, हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, हाउ टू कैरी योर सेल्फ, एंड वॉट टू स्पीक, वॉट नॉट टू स्पीक, वॉट टू वेयर, वेयर टू वेयर, हाउ टू वेयर, कौन सी जगह पर क्या पहनना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, हाउ योर आउटफिट शुड बी, हाउ यू शुड लुक एक्सटर्नली, हाउ यू शुड बिहेव इंटरनली. सो दीज आर एटिकेट्स एंड मैनर्स. तो ये चीज़ें मुझे 13 की उम्र में सिखाई गई थी. मम्मी ने ग्रूमिंग स्कूल डाला था मुझे. बट आज वो हर किसी को वो प्रिविलेज नहीं है, एंड हर किसी के पेरेंट्स को ये अवेयरनेस भी नहीं है. क्योंकि आप जब बड़े होते हो, यू गो आउट इन द वर्ल्ड. जैसे आप स्कूल से कॉलेज जाते हो तो सब कुछ नया होता है, आप एकदम ऐसे रहते हो. द वर्ल्ड देन धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग यू, एंड यू ऑल्सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग द रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि स्कूल में आप एकदम इसमें रहते हो, एकदम प्रोटेक्शन में रहते हो. तो ये एटिकेट्स, व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड, व्हेन यू ट्रैवल द वर्ल्ड, when you see all those cultures, different meet different people, and hang around with higher class people, elite people, you should be knowing the class, the etiquettes, the manners. ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोवाइड किए थे, बट हर किसी के पेरेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाते. मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, लैक ऑफ मनी, फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से, या फिर किसी को कुछ पता ही नहीं होता है कि ऐसे भी कुछ होता है. तो ये बुक मैंने उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी ग्रूमिंग स्कूल्स बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, लैक्स ऑफ रुपीज़ फ़ीस होती है. तो ये बुक इज़ अ समरी ऑफ अ होल ग्रूमिंग स्कूल. जो लाखों के कोर्सेज होते हैं वो हमने 600 में बनाए हैं पूरा बुक. सो दिस बुक इज़ ऑल फॉर ऑल दोज विमेन हु आर bold not in the sense bold like वैसे bold नहीं, bold in their thoughts, bold in their actions, bold in taking decisions, पर something is pulling them back. लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगी, ये सब जो चीज़ें हैं उनके लिए, खासकर उन विमेन को, उन लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. सो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट हाउ टू बी क्लासी, सोफिस्टिकेटेड एंड हाई वैल्यू वुमन, एंड हाउ टू टेक योर डिसीजंस and own it. अगर मैंने कोई गलत डिसीजन भी ले लिया है तो आई शुड बी हैविंग दैट गट्स टू मेक इट राइट. एंड वॉट एवर डिसीजन आई हैव टेकन, उससे मेरा अच्छा हुआ बुरा हुआ, आई शुड ओन इट.
ये मेरा डिसीजन है, ठीक है बुरा हुआ, दिस इज़ माई डिसीजन. सो ये जो बोल्डनेस आनी चाहिए वो ये बुक सिखाती है. एंड द टाइटल रोर लाइक अ लायनेस इज़ बिकॉज आई हैव बीन ब्रॉट अप by a lioness, that's my mom. And when I used to cry, मैं छोटी थी, रोती थी ना किसी भी चीज़ पर, so, मेरी मम्मा मुझे हमेशा कहती थी कि बेटियाँ रोती नहीं, बेटियाँ दहाड़ती है. बेटियाँ कभी रोती नहीं. So that's the reason first book roar like a lioness. Okay. मैंने एक जगह सुना है कि अगर आप कुछ भी कोई मूवी बना रहे हो या बुक लिख रहे हो, इफ़ यू नो कि अगर आप एक लाइन में उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट हो पाती है. तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है पूरी बुक को, या ओके. सो इफ़ यू रियली हैव दोज गट्स टू डू समथिंग इन लाइफ, यू आर रियली पैशनेट अबाउट डूइंग थिंग्स इन लाइफ, माई एडवाइस टू ऑल दोज यंग women out there is that if you have passion, if you have dedication, you can go out in the world and write your own story. And that's what this book teaches you. एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे. बॉलीवुड में मनी मैटर करता है या फिर पूरा मैटर करता है आज के टाइम पे? मनी या इन बॉलीवुड मैटर्स अ लॉट. आपको खुद को लॉन्च करना पड़ता है. मोर देन पावर? मनी एंड पावर गोज हैंड इन हैंड, आई मस्ट से. मैं एक एग्जांपल दूंगी. When I was only into Bollywood, only into acting, and I didn't have power, तब लोगों का मुझे ट्रीट करने का तरीका अलग था. बिकॉज लोग मानते हैं कि इफ़ शी इज़ एन एक्टर, इफ़ शी इज़ इनटू दिस इंडस्ट्री, यही होता है लोगों के एक्सप्रेशंस बता रही है, शी इज़ इनटू दिस इंडस्ट्री, शी इज़ ईजीली अवेलेबल. ये जो लोगों की सोच है वो पावर आने के बाद चेंज हो जाती है. जो लोगों ने मेरे साथ गलत बातें की थी फ़ोन पर, वही लोगों ने जब मुझे पोस्ट मिली, जब मैं व्हेन आई एंटर्ड पॉलिटिक्स एंड काफ़ी मीडिया ने वगैरह कवर किया था, उस टाइम पर उन्हीं लोगों के फ़ोन्स आए थे सॉरी कहने के लिए. सो पावर चेंजेस द वे पीपल ट्रीट यू. मनी हैज़ पावर, पावर हैज़ इट्स ओन डिफरेंट थिंग. वो अलग होती है, पॉलिटिकल पावर अलग होती है, किसी की मनी की पावर अलग होती है. बट बॉलीवुड में अगर आपके पास मनी एंड पावर हैंड इन हैंड है, मनी हैज़ इट्स ओन itself has its power, बट अगर बाकी पावर भी हैंड इन हैंड है तो फिर आपके सितारे चमक जाते हैं. आपने कभी कुछ अजीब सा फेस किया बॉलीवुड में? कास्टिंग काउच के लिए अप्रोचेस बहुत फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा. बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, आई चोज बोल्ड ऑन स्क्रीन बिकॉज आई वॉज नॉट विलिंग टू चूज़ बोल्ड ऑफ स्क्रीन. तब बहुत से लोगों ने मुझे मतलब यही एक्सपेक्ट किया था, इफ़ शी इज़ डूइंग बोल्ड ऑन स्क्रीन शी इज़ वेरी इजीली अवेलेबल ऑफ स्क्रीन, जबकि वैसा नहीं है. माई रियल लाइफ एंड माई रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट. इन रियल लाइफ आई एम मोर कंजर्व्ड, आई एम लिटिल बिट ऑर्थोडॉक्स एज वेल, बट इन रियल लाइफ दैट्स द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट. I'm not doing pornography, I'm not selling myself on Instagram. It's just if it's a kissing scene, it's the demand of the script. सिर्फ वो सीन नहीं शूट हो रहा है ना, it's the demand of the script. And that's what, as an actor, I have given justice to the script. तो ये देखकर बहुत से लोग अप्रोच करते हैं कास्टिंग काउच के लिए, then what not, other things. सो ये चीज़ें फेस की है. लेकिन यू ऑलवेज़ हैव मतलब आपकी एक खुद की ओपिनियन होती है, एंड यू ऑलवेज़ हैव अ चांस टू से नो. यू हैव दैट क्या कहते हैं, आप में वो, आपके पास हक है, वो यू हैव दैट राइट टू से नो. तो इट्स फाइन. कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, कोई रेप नहीं करता. ये प्रॉपर मैं जो बोल रही हूँ ना, कास्टिंग काउच एंड अदर थिंग्स, इफ़ यू डिसाइड टू से नो इट्स फाइन. कोई ज़बरदस्ती नहीं करता. ये जो टिपिकल है ना कि अबला नारी बनकर बाहर, लड़कियों की भी गलतियाँ, सिर्फ लड़कों की नहीं है. मतलब जो प्रोड्यूसर्स है, बहुत से प्रोड्यूसर्स इनोसेंट है, ये लड़कियाँ खुद जाती है ऑफर्स देने उन्हें. सो इट्स बोथ वेज. तो आप ये कहना चाहते हैं कि गर्ल्स भी इन्वॉल्व होती हैं? या एंड जब वो ये सब करके आती है, एंड जब फिर उन्हें रोल नहीं मिलता, तब जाके आके कंप्लेंट करती है कि मेरे साथ कास्टिंग काउच हुआ. So I'm saying I'm on both the sides, whichever side is the side of the truth.
कि अगर इंसान सच में, जस्ट बिकॉज आप विमेन हो, आप विमेन कार्ड प्ले नहीं कर सकते। तो कास्टिंग काउच सिर्फ मेन की वजह से नहीं हो रहा है, इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द विमेन एज वेल, क्योंकि डिमांड है इसलिए सप्लाई है, सप्लाई है इसलिए डिमांड है। मैम लास्ट में मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो आपका एनजीओ है वो बेसिकली जो डॉग्स हैं वो बाइट क्यों करते हैं, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Being an NGO founder and running this NGO since 10 years, I have learned animal psychology gradually, not professionally, like not theoretically, but staying with animals all these years, I have learned animal psychology. So the psychology behind dogs biting people is because पहले ना डंपिंग ग्राउंड्स थे, तो डॉग्स जाकर वहाँ पर खाना खाते थे। अब उन्हें खाना नहीं मिलता। अब वी एज ह्यूमंस व्हेन वी डोंट गेट फूड वी गो मैड, राइट? सो सेम वे जब उन्हें फूड नहीं मिलता, वो लोगों के कोई थैली लेकर जा रहा है खाने की तो उनके पीछे भागते हैं, क्योंकि एग्रेशन बढ़ता है। फूड नहीं है बॉडी में, एग्रेशन बढ़ता है। एंड द सेकेंड थिंग इज, इनकी भी अपनी अपनी कम्युनिटी होती है। तो ये कम्युनिटी में जब कोई मतलब रैश ड्राइवर जानबूझ के या गलती से इनके किसी कम्युनिटी के डॉग को मार देता है, मतलब उड़ा जाता है, हिट एंड रन केसेस होती है, या फिर इनके बच्चों को हिट एंड रन केसेस होती है। मैम आपकी जो एनजीओ है वो डॉग बाइट्स के ऊपर काम कर रही है, तो सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर? सो माई एनजीओ दावा इंडिया विच आई हैव बीन रनिंग सिंस 10 years, हम स्ट्रे एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं। एंड वी मेक श्योर कि हम उतना अवेयरनेस क्रिएट कर पाए जितना हो पाए। आर्स इज़ अ पैन इंडिया एनजीओ, कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट कर पाए। क्योंकि बेसिकली सी, अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊँ, दिस लैंड वॉज बिलोंगिंग टू एनिमल्स। वी ह्यूमंस केम इनटू दिस, हमने उनको इन्वेड किया, हमने उनके जंगल उखाड़ फेंके एंड अपनी बस्ती बना ली, एंड नाउ वी आर थ्रोइंग देम आउट, वी आर किलिंग देम। हाउ फेयर इज़ दैट? हम उनके घर में घुस के उनको मार रहे हैं एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बैकफायर भी ना करें। ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपके घर में कोई घुसता है तो आप तो रोकोगे ना। सो सेम वेज आप अगर वाइल्ड लाइफ में घुस रहे हो, जंगलें तोड़ रहे हो, फॉरेस्ट तोड़ रहे हो, तो नेचर इज़ गोना बैकलैश, वो तो अपना जवाब देगा नेचर। नाउ कमिंग टू द डॉग्स पार्ट, ये जो अर्बनाइजेशन में ज़्यादा हो रहा है स्ट्रे डॉग्स की वजह से, आप देखो तो रूरल एरियाज़ में डॉग्स बहुत खुशी से रह रहे हैं, क्योंकि हर घर से उन्हें खाना मिल रहा है। बिकॉज दीज स्ट्रे डॉग्स, इंडियन स्ट्रे डॉग्स, मोदी जी ने भी कहा है, बेस्ट गार्ड डॉग्स है, बेस्ट डॉग्स टू अडॉप्ट है, बिकॉज दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू द इंडियन एनवायरनमेंट। उन पे ज़्यादा खर्चा नहीं है, लो मेंटेनेंस है, एंड द बेस्ट गार्ड डॉग्स। सो रूरल एरियाज़ में आप देखो तो बहुत खुशी से ये डॉग्स रह रहे हैं। अर्बनाइजेशन में क्योंकि इतना सब कुछ, लोगों को रहने को जगह नहीं है, तो लोग डॉग्स को तकलीफ़ दे रहे हैं। सो बेसिकली पहले ना डंपिंग ग्राउंड्स हुआ करते थे, तब वो ये डॉग्स जाकर वहाँ खाते थे। अब डंपिंग ग्राउंड्स नहीं है, अब ये खाएंगे कहाँ? हम इंसान जब हमें भूख लगती है हम कितने एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उन्हें भी लगती है, तब वो एग्रेसिव हो जाते हैं। कोई थैली लेके जा रहा है, खाना लेके जा रहा है, पीछे गुस्से में जाते हैं, एंड दैट्स हाउ पीपल फील दैट दे आर अटैकिंग। तो इस पे हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी तादाद, इनकी पॉपुलेशन कम की जाए, ना कि उन्हें मार कर, स्टेरिलाइजेशन कर कर। जो डॉग्स है वो तो रहेंगे, बट नए पैदा ना हो, रिप्रोडक्शन ना हो करके हम मेल एंड फीमेल डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन करते हैं। बट सिर्फ मुंबई इटसेल्फ देयर आर लाइक लैक्स ऑफ डॉग्स। सो आप हर डॉग को ऑपरेट करना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी एनजीओ, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ अवेयरनेस क्रिएशन, कि हर सोसाइटी ने अगर 4-5 डॉग्स को अडॉप्ट कर लिया, जस्ट टू फीड, नॉट टू लाइक अडॉप्ट देम, घर पे नहीं लाना है, फीड कर दिया, तो आपके एरिया को उनसे बेटर कोई गार्ड नहीं कर सकता। अभी तो सिक्योरिटी वाले भी लोगों के घर पे घुसकर खून कर रहे हैं लोगों का। कितनी केसेस है, बॉलीवुड की सैफ अली खान के ले लो, बट ये डॉग्स के जैसे कोई गार्ड नहीं कर सकता। सो दीज आर द 2 सॉल्यूशंस। एंड हिट एंड रन केसेस जो होती है कि डॉग्स के, उनकी कम्युनिटी में से किसी को उड़ाकर चले गए, तो वो उनकी साइकोलॉजी में फ़िट रहता है, उनके दिमाग में फ़िट रहता है, एंड इसीलिए वो बाइक्स के पीछे, कार्स के पीछे भागते हैं।
पर्टिकुलर हॉर्न्स के पीछे पर्टिकुलर हॉर्न्स के पीछे। या आपने रेप केस बोला था कि एनिमल्स के साथ एनिमल्स का रेप केस। सो इन लास्ट 10 years आई हैव फाइल्ड मोर देन 150 रेप केसेस ऑन ह्यूमंस who have raped animals. So humans are raping horses, cows, buffaloes, goats, sheep, dogs, cats and बहुत मतलब दर्दनाक चीज़, मतलब इतना इंसान हैवान हो चुका है। मैं नहीं कहूँगी इंसान जानवर बन चुका है, बिकॉज जानवर ये चीज़ कभी नहीं करता। इंसान हैवान हो चुका है कि अभी एक केस थी महाराष्ट्र की, 4 लोगों ने, आपको मैं फुटेज दिखाऊंगी उसका, 4 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया एक कोमोडो ड्रैगन का, जिसको मराठी में कहते हैं घोरपड़, उसका रेप किया, गैंग रेप। मतलब वेर आर ह्यूमंस गोइंग। एंड सेकेंड इज़, मेरे खुद के घर में एक छोटा बच्चा है 2.5 साल का। ही वॉज 40 days old puppy when he was raped by a guy। पता नहीं इनका, एंड जब इन पर हम केस करते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं उनके साइड से कि ही इज़ नॉट, दीज पीपल आर नॉट मेंटली वेल। सो इफ़ दे आर नॉट मेंटली वेल, दे डोंट डिज़र्व टू बी इन द सोसाइटी आउट देयर। क्योंकि अगर वो एनिमल्स के लिए इतने हानिकारक है, तो वो दूसरे लोगों के लिए भी कितने हानिकारक है। सो दे डोंट डिज़र्व टू एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी, दे डोंट डिज़र्व टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। मैम, लास्ट क्वेश्चन, what is the definition of success? My definition of success is being a woman, I can say this। मेरी माँ सबसे ज़्यादा खुश हुई थी जब उन्हें मैं हुई थी, मैं पैदा हुई थी। सो बेटी हुई है से जब आपके पेरेंट्स बेटी हो तो ऐसी बोलते हैं ना, that's success for me। Because money will come, money will go, fame will come, fame will go, but अपने पेरेंट्स ये फील करना कि बेटी हुई है से, जैसे मैंने कहा, वो जो जर्नी है ना कि बेटी हुई है से बेटी हो तो ऐसी, that's what I feel success is। Okay, last question for my अगर आपको अपनी पूरी लाइफ को एक वर्ड में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, या फिर एक सेंटेंस में बोलना है? I would say it's a beautiful journey and I am proud to be a warrior of this journey। Okay, so मैम, ये था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच निकिता मैम। थैंक यू सो मच। एंड यू आर द फर्स्ट गेस्ट। हमने मतलब बीच में जब 2025 आया था, सो हम रुक गए थे बिकॉज ऑफ कि हमारी जो टीम थी वो अलग हो गई थी थोड़ी, मनी प्रॉब्लम्स। बट हमने फिर एजेंसी खोला। हमारे पास अभी बहुत MLA, बिजनेसमैन, इन सब का अकाउंट्स है, हम हैंडल कर रहे हैं। nice। जो हमने 80+ पॉडकास्ट किए थे वही हमारे आज क्लाइंट हैं। आशीष सलार, ये सब इन सब का हमने जब पॉडकास्ट किया था, हमें लगा था हम बहुत दूर तक जाएंगे, बट फिर चीज़ों का प्रॉब्लम्स आया। एंड अभी हमारे पास एक अच्छी खासी टीम है एंड यू आर द फर्स्ट गेस्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। Thank you so much। Like, this is my privilege to be on this podcast। Thank you so much। मिलते हैं।